नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एल&टी लिमिटेड के फंडामेंटल्स के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके वैल्यूएशन के बारे में, और हम बात करेंगे कि क्या आज हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। साथ ही साथ मेरे पिछले वीडियोज़ पे मुझसे लोगों ने पूछा था कि सर प्राइसिंग के बारे में भी थोड़ा बताइए, तो इस वीडियो में मैंने प्राइसिंग वाला पार्ट भी इंक्लूड किया है और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एल&टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस प्राइस पे एंटर कर सकते हैं, और अगर आप उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे बेच दूं, तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप में से जो लोग एल&टी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं वो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर 1946 में हुआ था और इसको दो लोगों ने स्टार्ट किया था। एक थे मिस्टर एच लार्सन और दूसरे थे मिस्टर एस टूब्रो, जिन्होंने इस कंपनी का नाम लार्सन एंड टूब्रो रखा। और इस कंपनी को उन्होंने पब्लिकली लिस्ट किया था 1950 में, और ये कंपनी पिछले 70 साल से भी ज़्यादा समय से अपना बिजनेस कर रही है और इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर की कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम है वो आते हैं, जैसे कि रोड्स बनाना, मेट्रो रेल बनाना, डैम्स बनाना, हैवी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, पावर एंड ट्रांसमिशन लाइंस लगाना वगैरह वगैरह। और पिछले 70 सालों में इन्होंने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया है और ये बाकी सेगमेंट्स में भी काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स का सेगमेंट है, हैवी इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, मेटलर्जी एंड मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं। और ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी सर्विसेज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती हैं। और इसके मेजर कस्टमर्स में हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सऊदी गवर्नमेंट, ढाका गवर्नमेंट, सऊदी अरामको, अबू धाबी ऑयल रिफाइनरी, डिफेंस सेक्टर्स, ओमान की गवर्नमेंट, ओएनजीसी एट्सेट्रा। सो हम देख सकते हैं कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर्स हैं और स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में डील करते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से इनका 51% रेवेन्यू आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज से 9%, आईटी सर्विसेज से 10%, हाइड्रोकार्बन से 10.7%, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से 4% रेवेन्यू आता है और पावर सेक्टर से 2.8% रेवेन्यू आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज वाला सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यू में। वहीं अगर बात करें लोकेशन वाइज ब्रेकअप की, तो इंडिया से जो इनका रेवेन्यू है वो 68% आता है, सऊदी से 4.7%, यूएई 4.5%, यूएसए 6.3% और बाकी की कंट्रीज़ से ऑलमोस्ट 10% रेवेन्यू आता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू इंडिया से आता है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 0% है, जबकि जो इसमें मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो हैं म्यूचुअल फंड जिनकी 17.1% की शेयर होल्डिंग है, FIIs 18.8%, अदर इंस्टीट्यूशंस 19% की शेयर होल्डिंग है और जबकि पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 45% की शेयर होल्डिंग है। यानी कि इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की नहीं बल्कि पब्लिक की है। दोस्तों, अब बात करते हैं एल&टी से जुड़े कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की और उन फैक्ट्स की जो इसके बिज़नेस पे और इसके रेवेन्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका ब्रांड नेम। एल&टी का जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो एल&टी ही आता है। हर कोई लार्सन एंड टूब्रो के बारे में ही बात करता है और इसका ब्रांड ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। दूसरी चीज़ जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है वो है इसकी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन। और इसकी मार्केट पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल। इसका रेवेन्यू एक स्ट्रीम से नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम से आता है और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाइड्रोकार्बन्स, पावर प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल कंट्रीज़ से आता है। और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू होने के कारण जो इनका रिस्क है वो कम हो जाता है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है इनके साइज़ का एडवांटेज। दोस्तों, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटी कंपनियों के लिए एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होता और कुछ प्रोजेक्ट्स के साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंसिटिविटी को देखते हुए गवर्नमेंट भी ऐसी ही कंपनी को प्रेफर करती है जहाँ पर उसे भरोसा हो कि ये प्रोजेक्ट टाइमली और वेल डिफाइंड मैनर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ये इस तरह के सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी छोटी कंपनी को दे। वो प्रेफर करेगी कि वो एल&टी या टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स दे
जहाँ पर उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट टाइमली और वेल डिफाइंड वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, यानी कि वो ऑर्डर्स जो कंपनी को अभी एग्जीक्यूट करने हैं और जिसका रेवेन्यू अभी आना बाकी है, वो अराउंड 3,05,000 करोड़ की है। जी हाँ, 3,05,000 करोड़। और ये वो ऑर्डर्स हैं जो कंपनी को मिल चुके हैं, बट इसे अभी तक कंपनी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है और इसका रेवेन्यू अभी बुक होना बाकी है। और ये जो 3,05,000 की फ़िगर है, ये अपनी प्रीवियस सेल्स से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। और अगर इस ऑर्डर बुक को डिवाइड करें बाय सेगमेंट, तो इसमें से जो 76% ऑर्डर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, 13% हाइड्रोकार्बन, 3.9% डिफेंस से रिलेटेड है, 1.6% ऑर्डर हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और 2.4% ऑर्डर्स पावर सेक्टर से रिलेटेड हैं। जबकि अगर इसको लोकेशन वाइज डिवाइड करें तो इंडिया से अराउंड 78% ऑर्डर्स आए हैं, जबकि मिडल ईस्ट से 11.6, यूरोप एंड यूएसए से 1% ऑर्डर आए हैं और बाकी के 9% ऑर्डर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है हाई डेट टू इक्विटी रेशियो। क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस बिज़नेस में जो बोरोइंग्स हैं, बैंक लोन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ एल&टी के केस में भी है। एल&टी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.1 टाइम्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है फियर्स कंपटीशन इन इंफ्रा, फाइनेंशियल सेक्टर एंड आईटी स्पेस। दोस्तों कंपनी का 70% रेवेन्यू 3 सेक्टर से आता है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर और तीसरा है आईटी सेक्टर। और इन तीनों ही सेक्टर में जो कंपटीशन है वो कुछ ज़्यादा ही है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है नो प्राइसिंग पावर। दोस्तों इस सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स का एलोकेशन है वो जनरली टेंडर्स के थ्रू होता है, इसलिए जो कंपनी की प्राइसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि टेंडर क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक 4 लेन रोड बनाना है जिसकी लेंथ होगी 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट डालती है अपनी वेबसाइट पे विथ फुल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट कंपनियों को इनवाइट करती है कि आप आएँ और इस प्रोजेक्ट के लिए बिड करें और बताएं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और तब एल&टी और बाकी की दूसरी कंपनियां उस टेंडर सबमिशन फॉर्म में अपने अपने कोट्स बनाकर गवर्नमेंट को भेजती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि उनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और तब गवर्नमेंट उन सारी कंपनियों से कोटेशन लेके फाइनली ये डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे देना है, और जनरली जिसने सबसे कम प्राइस कोट किया होता है टेंडर उसको मिल जाता है। और इसीलिए इस केस में कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। कंपनी खुद से इस केस में ये प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए कितना प्राइस लेना चाहती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्राइस कोट कर देती है तो उसको वो टेंडर नहीं मिलेगा, और अगर वो कम प्राइस कोट करती है तो उसके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही रीसेंट केस में हुआ जहाँ पर गवर्नमेंट ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए कंपनियों से टेंडर्स मंगवाए थे, और फाइनली ये टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को गया, जिन्होंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए 862 करोड़ की बिड लगाई थी, जबकि एल&टी ने वो बिड 865 करोड़ के लिए लगाई थी। तो सिर्फ 3 करोड़ के डिफरेंस से वो प्रोजेक्ट टाटा को चला गया, और ये 3 करोड़ ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.5% से भी कम है। एक और नेगेटिव पॉइंट है लो फ्री कैश फ्लोज। क्योंकि इस बिज़नेस में मार्जिन्स बहुत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मशीनरी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए एल&टी के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो बहुत ही कम है, रादर वो पिछले काफ़ी समय से नेगेटिव में है। एक और नेगेटिव पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन मशीन सप्लायर्स लाइक चाइना। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, प्लस सारी की सारी मशीनरी ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया से अवेलेबल हो पाए, तो इसलिए कंपनी की डिपेंडेंसी चाइना और बाकी की ऐसी दूसरी कंट्रियों पे बढ़ जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इंडस्ट्री से और एल&टी से रिलेटेड है वो है रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि कंपनी अपनी टोटल एसेट्स पे कितना परसेंटेज रिटर्न कमा रही है। और ये बहुत ज़रूरी नंबर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कंपनी अपनी एसेट्स पे प्रॉपर रिटर्न नहीं कमा पा रही है तो उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और एल&टी के केस में जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बहुत ही कम है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस कंपनी से और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो है कोविड-19 का इम्पैक्ट। कोविड-19 आने के बाद से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। ऑल्दो ये पूरी तरह बंद नहीं होगा, बट बहुत सारी कंपनी
जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना चाहती थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट अगर कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती थी तो वो शायद उसको 1 या 2 साल के लिए डेफ़र कर देगी। तो यहाँ पर जो L&T को मिलने वाले प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स थे वो भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की पेइंग कैपेबिलिटी है वो भी कम हो गई है, और लेबर शॉर्टेजेस की वजह से भी जो कंपनी के डिलीवरेबल्स हैं और उनकी टाइमलाइन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस की, जो कि अप्रैल से जून 2020 तक था। कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच में 53% का डिक्लाइन आया है, और ये सेल्स डिक्लाइन लॉकडाउन और लेबर शॉर्टेजेस की वजह से आया है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर 64% का डिक्लाइन आया है, और जिसका मेजर रीज़न था ग्लोबल लेवल पे लो ऑयल प्राइसेस। IT एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में 58% की ग्रोथ आई है, और इसका मेजर रीज़न है कि कंपनी ने माइंडट्री लिमिटेड के अंदर 61% शेयर होल्डिंग खरीद ली है, और क्योंकि माइंडट्री का रेवेन्यू L&T के रेवेन्यूज़ में कंसोलिडेट हो गया है, इसलिए यहाँ पर 61% की ग्रोथ है। डिफेंस इंजीनियरिंग सेक्टर में 47% का डिक्लाइन आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दिया था। हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में 57% का डिक्लाइन आया है, और इसका मेजर रीज़न है रिफाइनरी बिजनेस में स्पेंडिंग का कट होना। और पावर सेक्टर के अंदर 33% का डिक्लाइन आया है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का IT सेक्टर छोड़ के बाकी सभी सेगमेंट्स में डिक्लाइन आया है, और इस डिक्लाइन का कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे और फ्री कैश फ्लोज पे बहुत ही मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेशन का बिजनेस है वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक को, जो कि जर्मन कंपनी है, उसे 14,000 करोड़ में बेच देने वाली है, और ये डील होपफुली फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और शुरू करते हैं सेल्स से। कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल है 1,37,000 करोड़ की, जो कि पिछले 10 सालों में 2.6 टाइम्स हो गई है। जबकि कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का EPS है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि 2011 में 32.5 रुपीज़ पर शेयर का था। तो ये पिछले 10 साल में 1.8 टाइम्स हो गया है, जो कि 6% की CAGR ग्रोथ है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16.7% का, जो कि 2011 में 16.9% का था, और इसका 5 ईयर्स का एवरेज भी अराउंड इसी रेंज में है। जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6.1% का, जो कि 2011 में 8.6% का था। तो यहाँ पर 2.5% का डिक्लाइन आया है। ऑल्दो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है, बट कंपनी फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, और हम देख सकते हैं कि कंपनी का मार्च 2020 का जो फ्री कैश फ्लो है वो 1700 करोड़ नेगेटिव में था। इनफैक्ट जो इसके 5 ईयर्स का एवरेज फ्री कैश फ्लो था वो 6,900 करोड़ नेगेटिव में था। बाकी के रेशियोज़ जैसे प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो 17 टाइम्स है, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो -70 टाइम्स है, प्राइस टू सेल्स 0.9 टाइम्स है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.8 टाइम्स है। वहीं अगर बात करें करंट असेट्स की हेल्थीनेस की, तो कंपनी का क्विक रेशियो 0.15 टाइम्स है, यानी कि कंपनी के पास कैश और उससे रिलेटेड एसेट्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। प्लस कंपनी का डेज़ रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग 100 डेज से ऊपर है, यानी कि कंपनी के जो डेटर्स हैं वो 100 दिन से ज़्यादा समय के बाद पैसा पे करते हैं। और कंपनी का करंट रेशियो 0.63 टाइम्स है, जो कि थोड़ा कम है। प्लस अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो कंपनी का कैश टू बैलेंस शीट रेशियो भी 4.9% है, यानी कि टोटल बैलेंस शीट में सिर्फ 5% पैसा ही कैश में अवेलेबल है। और अगर बात करें डेट की एंड लोन्स की, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2.1 टाइम्स है, जो कि 2011 में 1.5 टाइम्स का था। तो यहाँ पर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़ गया है। जबकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपने 2011 के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है, और अभी 2.3 टाइम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि कंपनी की लिक्विडिटी कम होती जा रही है जबकि इसकी बोरोइंग्स बढ़ती जा रही हैं? तो चलिए जानते हैं। तो अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या रीज़न है, तो मैं कहूँगा कि इसका बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है कि इनकी बोरोइंग्स बढ़ती जा रही हैं और इनके पास जो लिक्विडिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। और इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल यहाँ बनाई है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इनका बिज़नेस किस तरह से काम करता है। तो यहाँ आप इस टेबल में कंपनी की बैलेंस शीट और P&L से कुछ एक्सट्रैक्ट्स देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 डिफरेंट पीरियड्स को कंपेयर करके, जिसमें है मार्च 2009, मार्च 2011 एंड मार्च 2020। और यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स का कंपैरिजन। तो सबसे पहले अगर हम देखें बोरोइंग्स को, कंपनी की बोरोइंग्स मार्च 2009 में 20,370 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2020 में 141,000 करोड़ से भी ज़्यादा की थी, जो कि पिछले 12 साल में 7 टाइम्स का ग्रोथ है। और उसका रीज़न है इनका बिज़नेस। और जैसा कि हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स में डिस्कस किया था, कंपनी को बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, कंपनी को उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कभी कभी तो ये एसेट्स कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, बट ज़्यादातर केस में ये एसेट्स कंपनी को बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। और जब कंपनी एसेट खरीदती है,
उसके लिए कंपनी लोन लेती है। और वही इम्पैक्ट आप फिक्स एसेट्स में भी देख सकते हैं। और कंपनी के एसेट्स में भी पिछले 12 साल में 4.6 टाइम्स का ग्रोथ आया है, यानी कि कंपनी हर साल कुछ नए एसेट्स खरीदती जा रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, तो अगर आप कंपनी के पिछले 10 साल का कैश फ्लो उठाकर देखेंगे तो कंपनी ने जब भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाया है उसमें से ऑलमोस्ट 25% पैसा हर साल कंपनी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करती है। और वही चीज़ हम इस टेबल से भी देख सकते हैं कि पिछले 12 साल में जो कंपनी की फिक्स एसेट है वो 4.6 टाइम्स ग्रो कर गई हैं। और जब कंपनी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर लेती है उसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करती है और वहाँ से जनरेट होती है सेल्स। और अगर आप कंपनी की पिछले 12 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो ओनली 3.6 टाइम से ग्रो करी है, जो कि अपनी फिक्स एसेट की ग्रोथ रेट से भी कम है। यानी कि कंपनी ने जितनी भी एसेट्स खरीदी हैं उससे जो सेल्स में ग्रोथ आई है वो फिक्स एसेट्स की ग्रोथ से कम आई है। और अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो या तो कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा फिक्स एसेट्स खरीद ली हैं, या फिर जो फिक्स एसेट्स हैं उसे कंपनी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और वही चीज़ हम ROA रेशियोज़ में भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज बहुत ही कम है, जो कि अराउंड 3-4% के आसपास है। और जिससे यही समझ में आता है कि कंपनी अपनी एसेट्स को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है। और जब कंपनी सेल्स कर लेती है उसके बाद जनरेट होता है प्रॉफिट। और हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले 12 साल में कम होता चला गया है। जो नेट प्रॉफिट 2009 में 9.4% का था वो अभी 2020 में 6.6% का है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स में भी डिक्लाइन आया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कंपनी की सेल्स बढ़ गई है जबकि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है? इनफैक्ट अगर आपको याद हो, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा से 16.7% के आसपास ही रहता है। इसके पिछले 5 से 10 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.7% की रेंज में ही था। तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट होने के बावजूद इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों डिक्लाइन कर रहा है? क्यों इसके नेट प्रॉफिट में पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट 3% का डिक्लाइन आया है? और उसका रीज़न है इंटरेस्ट कॉस्ट। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है और कंपनी हर साल अपनी बोरिंग्स को बढ़ाती जा रही है, इसलिए जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट कंपनी को नया लोन भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, इसलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस 2011 में 4% का था वही अभी बढ़कर 8% ऑफ द बैलेंस शीट हो गया है। और बाकी के खर्चे जैसे कि डेप्रिसिएशन और टैक्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। और कंपनी जिस स्पीड से बोरोइंग्स बढ़ाती जा रही है और फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करती जा रही है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको P&L में उतना जल्दी नज़र नहीं आएगा। और उसका रीज़न ये है कि जब भी कंपनी लोन लेके फिक्स एसेट्स खरीदती है उसका सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा और डेप्रिसिएशन का खर्चा ही P&L में जाता है, बाकी का सारा प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस शीट में चला जाता है। और इसलिए हम देख सकते हैं कि जो इनकी बैलेंस शीट है वो लोन से दबती जा रही है। और इन बोरिंग्स को चुकाने के लिए ना तो इनके पास ज़्यादा कैश अवेलेबल है और ना ही फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इनके फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव में हैं। ऑल्दो इन बोरिंग्स को पे करने के लिए फ्री कैश फ्लोज जनरेट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला कि कंपनी ज़्यादा मार्जिन्स पे बिज़नेस करे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और अपनी बोरिंग्स को पे कर सके। बट ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में है वहाँ पर बिडिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। दूसरा तरीका है कि कंपनी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट ना करे और जो भी फ्री कैश फ्लो बचता है उससे वो बोरिंग्स को पे कर सके। बट जैसा कि हमने देखा कि कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट मिलते ही फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करती है ताकि वो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए और सेल्स कर पाए। और क्योंकि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स पे हार्डली 3 से 4% का रिटर्न कमा रही है, उसे अपनी नई एसेट्स खरीदनी पड़ती हैं, जिससे वो फर्दर बोरिंग्स लेती है और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है जहाँ पर कंपनी उसे तोड़ नहीं रही है और अपनी बोरिंग्स को मल्टीप्लाई करती जा रही है। जैसे जैसे कंपनी को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इसकी बोरिंग्स और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती हैं। इसका P&L में सेल्स तो स्ट्रॉन्ग होती है बट इसकी बैलेंस शीट में बोरिंग्स बढ़ने की वजह से बैलेंस शीट वीक भी होती जा रही है। नाउ फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड पे करती है और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 26.5% का है, जिसकी वजह से वो शेयर होल्डर की डिविडेंड यील्ड है वो अराउंड 2% के आसपास की है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और उससे एक चीज़ जो इनके बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाली है वो है कैपिटल का डिटोरेशन। हम देख सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 11% के आसपास है, जो कि अपने पास्ट ट्रेंड से कम होता जा रहा है। कंपनी की इन रिटर्न्स में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करने के बाद और डिविडेंड पे कर देने के बाद कंपनी एक्चुअल में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसे कम करती जा रही है। यानी कि जो कैपिटल कंपनी के पास डे 1 पे थी उसमें से रिटर्न्स कमाने के बाद और उसमें से इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी एक्चुअल में अपनी कैपिटल को ख़त्म करती जा रही है। और इस चीज़ का इम्पैक्ट कंपनी के प्राइस पे भी पड़ा है। कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का P/E रेशियो 14.4 टाइम्स का है,
जबकि इसका 2011 में पी 22.5 टाइम्स का था। तो यहाँ पर कंपनी का पी कम होता जा रहा है और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट ये पिछले 10 साल में 1.8% की CAGR से बढ़ा है। इनफैक्ट अगर मैं कंपनी को कंपेयर करूँ उसके बाकी कॉम्पिटिटर से, तो हम देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट राइट्स लिमिटेड को छोड़ के कोई भी अपनी एसेट्स पे बहुत अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रहा है और यही चीज़ हम नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट्स लिमिटेड को छोड़ के बाकी सभी कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है और इसीलिए ये इंडस्ट्री मुझे पसंद नहीं है और मैं पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट मैं फिर भी इसके प्राइस से रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम सब लोग 3 कैटेगरीज़ में आ सकते हैं। पहले वो लोग जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे और इस वीडियो को देखने के बाद वो सोच रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करा जाए कि नहीं, तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। इनफैक्ट मैंने मेरे चैनल पे इससे पहले 15 वीडियो और भी बनाए हैं और उसमें मैंने काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ को कवर किया है और उनमें से बहुत सारी कंपनियों ने मेरे वीडियो बनाने के बाद पिछले 2 से 3 महीनों में डबल डिजिट से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ऑल्दो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट अगर आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे, फॉर एग्जांपल साइएंट पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो अराउंड 193 रुपीज़ के लेवल पे थी, जो कि वीडियो बनाने के 2 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। वही चीज़ साक्सआउट लिमिटेड, जेनबर्ग फार्मा और बाकी कंपनियों के साथ भी थी। तो जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करके बाकी कंपनीज़ की तरफ देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब जानना चाहते हैं कि क्या करें। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अपनी शेयर होल्डिंग बेचने से फ़ायदा हो रहा है तो आप चाहें तो इससे एग्जिट कर सकते हैं, ऑल्दो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर आपको अपनी होल्डिंग्स बेचने से लॉस हो रहा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसे लॉस पे मत बेचिए, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आप अपनी शेयर होल्डिंग को बेचकर इससे एग्जिट कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो मेरा वीडियो देखने के बाद भी LNT में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप LNT के लिए पर शेयर पे 600 रुपये से ज़्यादा प्राइस मत दीजिएगा। और 600 रुपये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, अगर आप कंपनी का EPS देखेंगे तो वो अराउंड 60 रुपीज़ पर शेयर का है और मैं इस कंपनी के लिए करंट बैलेंस शीट पे 10 PE मल्टीपल से ज़्यादा नहीं देता। इसके हिसाब से जो मैंने इसका प्राइस डिराइव किया है वो अराउंड 600 रुपीज़ पर शेयर का किया है। ऑल्दो सही तरीका होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे एक वैल्यू निकालना। ऑल्दो मैं चाहता था कि इसकी DCF वैल्यू निकालूं, बट क्योंकि इसके फ्री कैश फ्लोज़ माइनस में हैं और पिछले 10 साल में इसके फ्री कैश फ्लोज़ कभी भी पॉजिटिव नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें DCF मेथड से वैल्यू ना निकाल के आपको PE मल्टीपल के बेस पे एक प्राइस बता रहा हूँ। ऑल्दो ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको गाइड करने के लिए मैं एक बॉल पार्क नंबर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।